नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसका लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है और एम्पियर का पर्वतीय नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये जो आपका चैनल है यूनिक ज्ञान एकेडमी, ये क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक बहुत सुंदर सा अड्डा है। इससे आप लोग तैयारी कर सकते हो अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री की विधिवत रूप से। यदि करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को। और यदि आप शुरुआत में नए विजिट कर रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो को पूर्ण देखिए। यदि आपको मेथड समझ में आता है, मेथड पसंद आता है, तब आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है? तो देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा आवेशित कणों, आयनों को उच्च वेग और उच्च ऊर्जा देकर के लक्ष्य की ओर भेजा जाता है। एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा क्या जाता है, आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि जो भी होते हैं, इनको उच्च वेग और उच्च ऊर्जा दी जाती है। उच्च ऊर्जा देकर के इन्हें हम लक्ष्य की ओर भेज देते हैं, हमें जहां भेजना होता है। तो इसमें लिखेंगे साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को आवेशित कणों या आयनों को आवेशित कणों या आयनों को उच्च वेग व उच्च ऊर्जा देकर लक्ष्य की ओर भेजा जाता है। भेजा जाता है। साइक्लोट्रॉन कहलाता है। मैंने क्या बताया? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा जिस कण का वेग कम होता है, उस कण के वेग को बढ़ाते हैं, यानी उच्च वेग देते हैं, और उसकी ऊर्जा में भी हम बढ़ोतरी करते हैं, यानी इसकी ऊर्जा भी हम बढ़ाते हैं, और उच्च वेग और उच्च ऊर्जा दे करके हम उसे लक्ष्य की ओर भेज देते हैं। तो इसके पश्चात इसकी रचना, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रचना इसकी समझते हैं। रचना क्या है? तो हेडिंग डालेंगे आप लोग रचना। तो रचना क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो डी आकार के पात्र होते हैं। देखिए, एक इस प्रकार का मैं बना रहा हूं यहां पर, डी आकार के। ये जो है दो डी आकार के पात्र होते हैं। ऐसे ये एक हो गया डी आकार का पात्र। थोड़ा मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं। चलो, मैंने इसे ओवर राइटिंग कर दिया जिससे आपको दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि जो है रेड कलर से दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए रेड कलर जो है ब्लैक कलर से बनाया। अब ये
इस प्रकार के दो पात्र होते हैं। एक और पात्र होता है, मैं इसको यहां पर बनाता हूं। ये एक पात्र ये होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं, और ये इस प्रकार ये दो डीज होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। अब ये दो डीज होते हैं, यानी दो डी आकार के पात्र होते हैं, दो डी आकार के सपाट पात्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। इनको क्या कहा जाएगा, डीज कहा जाएगा। ये जो है डीज है, डीज होते हैं। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं एक परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव से, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ देते हैं। अब ये होता क्या है, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, जो प्रति क्षण क्या होता है, बदलता रहता है। यानी एक क्षण के लिए इधर निगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, तो अगले क्षण क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। ये परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव है। ये क्या है, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव होता है। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव। अब इस पूरे सिस्टम को हम कहाँ रख देते हैं, ये जो पूरा सिस्टम एक ऐसे पात्र में रखते हैं, एक विद्युत रोधी, जहां पर विद्युत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को, इस पूरे सिस्टम को हम एक ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर विद्युत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विद्युत रोधी पात्र में रखते हैं। अब जब इस पूर्ण जो है पात्र को विद्युत रोधी पात्र में रखते हैं, और जहां पर ध्यान रखें, इस समय जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र होता है जो इसके लंबवत कह सकते हैं, भीतर की ओर होता है या बाहर की ओर होता है। अब जो है लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जब लंबवत है तो यहाँ पर इनके बीच में एक स्रोत रखा होता है। ये स्रोत, यहाँ से हम चाहते हैं जिस कण का, कोई भी कण उत्सर्जित करते हैं, जिस कण का हमें वेग बढ़ाना होता है, जिस कण का हमें क्या करना पड़ता है, वेग बढ़ाना होता है, उस कण को हम यहाँ से उत्सर्जित कर लेते हैं। और इस प्रकार जैसे ही कण उत्सर्जित होता है, जैसे ही कण उत्सर्जित होता है, तो मान लेते हैं धनायन उत्सर्जित किया मैंने, धनायन को उत्सर्जित किया, तो धनायन इधर मान लेते हैं इस क्षण क्या है, निगेटिव है, और ये वाला इस क्षण पॉजिटिव विभव पर है, ये ऋण विभव पर है। ये वाला डीज D1 जो है हमारा, इसको कहेंगे D1 और इसको कहेंगे D2। इस स्थिति में हमारा डीज D2 जो है ऋण विभव पर है, तो यहाँ से जो स्रोत से जो हमने धनायन उत्पन्न किया, स्रोत से जो धनायन उत्पन्न होता है, उसे वो क्या होता है भाई, धनायन है, तो धनायन क्या करेगा, ऋणायन की ओर आकर्षित होगा। अब ये आकर्षित हो जाता है इसकी ओर, और इस प्रकार ये भ्रमण करता है। इस स्थिति में ऐसे क्या करता है, भ्रमण करता है। जब ये इस प्रकार ये भ्रमण करता है, जैसे ही इस डीज से निकलने वाला होता है, इस वाले डीज से जैसे ये निकलने वाला होता है, तो क्या होता है, ये तुरंत परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव क्या करता है, इधर इसको कर देता है पॉजिटिव और इसको कर देता है निगेटिव। अब ये धनायन है तो पॉजिटिव क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करने लगता है, धनायन क्या करता है, निगेटिव को आकर्षित हो जाता है, और इस प्रकार इसमें घूमने लगता है, ऐसे घूमने लगता है। अब जैसे इसमें घूम रहा है, यहाँ पर निकलने वाला होता है, तो पुनः ये निगेटिव हो जाता है, पुनः ही क्या होता है, ये वाला निगेटिव हो जाता है और ये वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव भाई क्या, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कण है वो धनायन है, जो हमने कण लिया है धनायन लिया। यदि आप ऋणायन भी लेना चाहें तो ऋणायन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋणायन के लिए भी क्रियाकलाप सब वैल्यूबल है, कि ऋणायन पर भी ये अप्लीकेबल रहेगा। ऋणायन की क्रियाकलाप भी सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं विधिवत रूप से। अब देखें हमने क्या था भैया, जैसे ये धनायन अब डीज D1 से निकलने वाला था, उसी स्थिति में परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव ने क्या किया, डीज D1 को, भैया ये हमारा था भाई प्लस पे, अब देखो परिवर्तित करके इसको निगेटिव कर दिया, और ये डी जो धनायन हमारा इस पर चला जाएगा, और ये धीरे धीरे
भाई ये निगेटिव है, जब इससे निकलने वाला होता है तो ये निगेटिव हो जाता है, तो ये लगातार घूमता रहता है। और जब परिवर्तित होता है तो इसका वेग बढ़ता रहता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र और परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, सॉरी परिवर्ती बल के कारण, ये कह सकते हैं परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के कारण इसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे इसका वेग बढ़ जाता है तो धीरे धीरे इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये हमारा जो कण है इस प्रकार त्रिज्या पर ऐसे से घूमता रहता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब त्रिज्या पर घूमते 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 जब ये बिल्कुल इसकी परिधि पर घूमने लगता है, यहाँ पर ये घूमने लगता है, यहाँ पर जब ये इस स्थिति में यहाँ पर घूमने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पत्ती जैसी लगी होती है यहाँ पर, और इस प्रकार एक पत्ती जैसी लगी होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य की ओर भेज देते हैं। यहाँ पर एक पत्ती जैसी लगी होती है, इस पत्ती के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य की ओर जहाँ इसे भेजना होता है इस प्रकार इसे भेज देते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे, इस चित्र को बनाएंगे विधिवत रूप से। रचना में लिखिएगा, इसमें 2D आकार के सपाट पात्र होते हैं। 2D आकार के साइक्लोट्रॉन में D आकार के 2 सपाट पात्र होते हैं, 2 सपाट पात्र होते हैं जिन्हें हम डीज कहते हैं, जिन्हें हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। मैंने क्या बताया, साइक्लोट्रॉन में 2D आकार के सपाट पात्र होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। अब इन दोनों डीजों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, या इन दोनों डीजों के मध्य डीजों के मध्य हम लोग क्या करते हैं, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव लगा देते हैं। दोनों डीजों के मध्य परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव लगा देते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं दोनों डीजों को हमने परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के द्वारा जोड़ दिया। परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के द्वारा जो दिखाई पड़ रहा है, चलो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के द्वारा जोड़ देते हैं। जब इसे जोड़ते हैं और इन दोनों डीजों के मध्य एक स्रोत रखा होता है, एक स्रोत रखा होता है, कण स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी रचना। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, साइक्लोट्रॉन में 2D आकार के सपाट पात्र होते हैं जिन्हें हम डीज कहते हैं, जिन्हें हम डीज कहते हैं। इन दोनों डीजों को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं, इन दोनों डीजों को चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं और इनके मध्य हम परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव जोड़ देते हैं। इनके मध्य परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव जोड़ देते हैं, परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव जोड़ देते हैं। इन दोनों डीजों के मध्य एक स्रोत रख देते हैं, एक स्रोत रख देते हैं। समझ गए, ये हो जाएगा हमारा क्या, स्रोत रख देते हैं। और इस पूर्ण सिस्टम को, इस पूर्ण निकाय को एक विद्युत रोधी वाक्स में रख देते हैं। इस पूर्ण सिस्टम को, इस पूर्ण निकाय को एक विद्युत रोधी वाक्स में रख देते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत होता है। भैया डीज ये हैं और इससे लंबवत भीतर की ओर होता है, 90 अंश का कोण बनाते हुए भीतर की ओर होता है। इन दोनों इस पूर्ण निकाय को एक विद्युत रोधी वाक्स में रख देते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत होता है। ये हो जाएगी आपकी रचना। रचना आप लोग लिख लेंगे। इसके पश्चात आता है सिद्धांत। क्या होता है सिद्धांत? सिद्धांत क्या होता है? डीज के बीच परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव के कारण, डीज के बीच परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति, जो विभव की भाई आवृत्ति मतलब ये जितनी जल्दी परिवर्तित होगा, जितनी जल्दी ये परिवर्तित होगा उतनी ही जल्दी ही इसका वेग बढ़ेगा। किसका? जो कण स्रोत से जो हमने धनायन या ऋणायन उत्पन्न किया है उसका कण उतनी ही जल्दी बढ़ेगा, उसका वेग उतनी ही जल्दी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं डीज के बीच लगे परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव की जो आवृत्ति होती है, विभव की जो आवृत्ति होती है वो घूमने वाले कण के, घूमने वाले आवेशित कण की आवृत्ति के बराबर होती है। समझ गए भैया? यहाँ पर ये जितनी जल्दी पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव जितनी जल्दी ये करता रहेगा उसी प्रकार उतनी जल्दी ये हमारा कण घूमता रहेगा। और बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है बहुत ही जल्द ये हमारी परिधि पर आ जाता है। जैसे ही परिधि पर आता है तो हम इसे छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें इसे भेजना होता है, जिस स्तर पर हमें इसे भेजना होता है वहाँ के लिए हम इसे रवाना कर देते हैं। ये होता है हमारा डीज। तो डीज के सिद्धांत में क्या लिखेंगे? पॉइंट लिख लें इसमें।
डीज के सिद्धांत में दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। डीज के सिद्धांत में लिखेंगे डी दोनों डीजों के मध्य लगा परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव, दोनों डीजों के मध्य लगा परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति डीज के मध्य घूमने वाले आवेशित कण की आवृत्ति के बराबर होती है। ये हो जाएगा हमारा सिद्धांत। ठीक है, अब डालेंगे रचना हेडिंग, रचना या कार्यविधि या क्रियाविधि। तो रचना तो लिख चुके हैं, क्रियाविधि डालेंगे। क्रियाविधि क्या होती है, तो क्रियाविधि में लिखेंगे दोनों डीजों के मध्य। भैया सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से एक धनायन को उत्पन्न किया। समझ लें, सबसे पहले मैंने यहाँ से एक धनायन को उत्पन्न किया, और ये जब धनायन जैसे उत्पन्न किया तो इस समय हमारा D2 डीज ऋण आवेश पर था या ऋण विभव पर था, और D1 डीज हमारा धन विभव पर था। इस स्थिति में जो धनायन उत्पन्न हुआ है, इस स्थिति में जो हमारा धनायन उत्पन्न हुआ है वो हमारा डीज D2 की ओर जाएगा, डीज D2 की ओर जाएगा। और जैसे ही ये इसमें घूम करके निकलने वाला होगा, यहाँ पर जैसे ही ये निकलने वाला होगा तो उसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव इस वाले डीज D2 को पॉजिटिव कर देगा और डीज D1 को निगेटिव कर देगा, जिसके कारण यहाँ से जो आवेशित कण हमारा निकलेगा वो डीज D1 में प्रवेश कर जाएगा। और डीज D1 में जैसे ही प्रवेश करेगा और जैसे ही यहाँ से निकलने वाला होगा, पुनः फिर परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव क्या करेगा, इस वाले डीज को धनावेश पर लेकर आ जाएगा, इस वाले डीज को ऋणावेश पर लेकर आ जाएगा। तो यहाँ से जो धनायन निकल रहा है वो ऋणावेश की ओर खिंच जाएगा और इसमें फिर भ्रमण करने लगेगा। अगली स्थिति यही होगी, मतलब यही क्रियाकलाप बार बार चलता रहता है। अंततः क्या हो जाता है, और जैसे ही भैया इसमें क्या होता है, ऋण भाई ध्रुवता विभव जैसे परिवर्तित होता है तो उसके कारण हो क्या जाता है, इस कण का वेग बढ़ जाता है, और जैसे ही वेग बढ़ता है तो वेग बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि वेग बढ़ता है तो त्रिज्या भी बढ़ जाती है। जैसे त्रिज्या बढ़ती है तो अंततः क्या होता है, परिधि पर घूमने लगता है। अब परिधि से आगे जाने की जगह नहीं है, क्योंकि ये परिधि हो गई और इससे आगे जाने की जगह नहीं है, तो ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इसे छोड़ देते हैं जहाँ हमें भेजना होता है। ये होती है इसकी रचना या क्रियाविधि। तो इसमें लिखेंगे दोनों डीजों के मध्य रखे स्रोत से हम एक धनायन उत्पन्न करते हैं। इस स्थिति में हमारा डीज D2 डीज D1 धन आवेश पर, धन विभव पर, और डीज D2 ऋण विभव पर है। तो उत्पन्न धनायन डीज D2 की ओर आकर्षित होता है और डीज D2 में प्रवेश करके भ्रमण करता है। अब ये जैसे ही निकलने वाला होता है, डीज D2 से जैसे ही धनायन निकलने वाला होता है, उसी समय ये सब लिखना है, उसी समय परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव डीज D2 को धनावेश पर लाता है, डीज D2 को धन विभव पर कर देता है और डीज D1 को ऋण विभव पर कर देता है। तो डीज D2 से निकलने वाला धनायन डीज D1 में प्रवेश कर जाता है, और डीज D1 से जैसे ही ये धनायन निकलने वाला होता है तो परिवर्ती प्रत्यावर्ती विभव पुनः डीज D1 को धनावेश पर कर देता है और डीज D2 को ऋणावेश पर कर देता है, और डीज D1 से निकलने वाला धनायन हमारा डीज D2 में प्रवेश कर जाता है। यही क्रिया लगातार चलती रहती है, तो कण का वेग बढ़ जाता है। ब्रैकेट में लिखना, यही क्रिया लगातार चलती रहती है तो परिवर्ती विभव के कारण कण का वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने के साथ साथ इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाती है। किसकी? कण हमारा वृत्तीय जो पथ पर गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे जैसे इसकी त्रिज्या बढ़ती है,
अंततः ये हमारी डीज की परिधि पर जब घूमने लगता है, अंततः ये हमारी डीज की परिधि पर घूमने लगता है, तो हम इसे लक्ष्य की ओर छोड़ देते हैं, तो हम इसे लक्ष्य की ओर छोड़ देते हैं। ये हमारी हो जाएगी कार्यविधि या क्रियाविधि। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ। जो मैंने बोला है यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप वीडियो को पॉज करके विधिवत रूप से सुन करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से 3 अंक का या 4 अंक का जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखें। प्रकाशिकी में 7 अंक का पूछा जाता है, 8 अंक का पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपका 5 अंक का कन्फर्म पूछा जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपको पढ़ना है विधिवत रूप से, तो इसको पॉज करके सुन करके दिमाग से फीड करके लिख लीजिएगा। चलो और देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसकी डेरिवेशन, कुछ चीजें और इसमें। इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा, अब चित्र को बनाने देता हूँ। अब भैया जी हमारा जो कण है, ये जो कण है हमारा भाई, एक वृत्ताकार, एक भाई आवेशित कण है, आवेशित कण है। तो चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, और जो कि है डीज के लंबवत भीतर की ओर, डीज के लंबवत है। तो भैया ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इस कण पर कुछ ना कुछ तो बल लगेगा। तो वो जो बल लगेगा वो इसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कण हमारा वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कण, कण, कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, कर रहा है। तो उसका, तो उस पर लगने वाला, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्यू वी साइन थीटा है, क्यू वी साइन थीटा है, जो कि इस कण के अभिकेंद्र बल के बराबर है, जो कि इस कण के अभिकेंद्र बल के बराबर है। अभिकेंद्र बल के बराबर है। क्या है हमारा भाई, यहाँ पर एक कण घूम रहा है, तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, और जो बल लगेगा तो ये छोड़कर तो जा नहीं सकता, क्योंकि बाउंड्री है, और ये भाई इसी पथ पर घूम रहा है, क्योंकि इस पर जो केंद्र के द्वारा जो बल लग रहा है, तो भाई एक संतुलन की अवस्था में घूम रहा है। एक जो हमारा कण है एक संतुलन की अवस्था में घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस कण पर जो बल लग रहा है वो इसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं क्यू वी साइन थीटा जो बराबर होगा यम वी स्क्वायर अपान आर, यम वी स्क्वायर अपान आर के। अब मैं चित्र को रफ कर देता हूं। तो यहां से v कट जाएगा हमारा, तो यहां पर क्यू वी साइन थीटा बचा, और यहां पर यम वी अपान आर बचा। अब देखिए अभी मैंने बताया था भैया चुंबकीय क्षेत्र हमारा था लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र क्या था हमारा लंबवत, और हमेशा बल और धारा या कण की, भाई ये कण जो वेग की दिशा होती है और ये लगने वाले बल की दिशा होती है, इसको मैंने सिद्ध किया था आवेशित कण की गति में। तो उसमें मैंने आपको बताया था इनके मध्य हमेशा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्यू वी साइन थीटा की जगह पर साइन 90 डिग्री, और यू के लिख देंगे यम वी आर।
तो साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, सॉरी क्यू बी है यहाँ पर, क्योंकि ये तो बी कट जाएगा, तो क्यू बी इंटू 1 हो जाएगा और यम वी अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू बी बराबर आ गया यम वी अपान आर। तो यहाँ से यदि हमें आर का मान निकालना पड़ जाए, आर बराबर निकालना पड़ जाए, तो यम वी वाई क्यू बी हो जाएगा। ये किसका, ये उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी जिस वृत्ताकार पथ पर हमारा कण गति कर रहा है। समझ गए। अब ये हमें क्या मिल गई, इसकी त्रिज्या मिल गई। अब हम मान लेते हैं एक डीज को कण कितने समय में पार कर लेता है। एक डीज को कण, एक डीज को पार करने में लगा समय, एक डीज को पार करने में लगा समय। एक डीज को पार करने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं वो समय लग रहा है हमारा टी, कैपिटल टी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। अब भैया देखिए, क्योंकि परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, परंतु यहाँ पर अर्ध परिधि है तो केवल इसको लिखेंगे हम लोग पाई आर। यानी एक डीज की बात की जा रही है, मतलब अर्धवृत्त की बात की जा रही है, तो उसमें जो परिधि हो जाएगी पाई आर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दूरी है हमारी क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। यहाँ पर पाई आर वाई वी, क्योंकि कण का वेग हमारा क्या है वी। अब आर का मान यहाँ से उठा करके मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो टी बराबर आ जाएगा यम, और आर की जगह पर रखिए यम वी अपान क्यू वी, और अपान में वी, ये वी हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर टी बराबर आ गया यम, 2 मिनट रुक जाओ, सॉरी, अरे भाई यहाँ पर पाई है ना, यहाँ पर पाई है, यम नहीं, तो पाई इंटू यहाँ पर यम वी अपान क्या हो जाएगा क्यू वी, वी से वी हमारा कट जाएगा, तो टी बराबर आ गया पाई एम बाई क्यू बी, पाई एम बाई क्यू बी। मतलब एक डीज को पार करने में इतना समय लगेगा, एक डीज को पार करने में लगा समय। यहाँ पर लिख देंगे एक डीज को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय, एक डीज को पार करने में लगा समय, एक डीज को इतने समय पार करेगा। अब यदि कह दिया जाए दोनों डीजों को कितने समय पार करेगा, तो दोनों डीजों को पार करने में लगा समय, तो यहां पर लिख देंगे तो दोनों डीजों को, तो दोनों डीजों को पार करने में लगा समय, करने में लगा समय क्या हो जाएगा भैया हमारा 2 पाई एम हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना हो जाएगा 2 पाई एम क्यू बी, और जिसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल को हम लोग कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आवेशित कण का आवर्तकाल, जब हमारा आवेशित कण कहाँ पर भ्रमण कर रहा है, जब हमारा आवेशित कण डीज के अंदर भ्रमण कर रहा है। यदि ये तो हमने निकाल लिया आवर्तकाल, यदि कह दी जाए आवृत्त निकालिए, तो आवृत्त कैसे निकालेंगे, तो मैं इसे रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। चलो, तो इस कण की आवृत्त क्या हो जाएगी, कण की आवृत्त क्या हो जाएगी, देखिए कण की आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो कण की जो आवृत्ति होती है भैया हमें मालूम है यन, इसे हम लोग यन से डिनोट करते हैं, और कहीं पर न्यू से भी डिनोट किया जाता है, और कहीं पर आपको एफ से भी डिनोट किया जाएगा, एन न्यू और एफ से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग सिंपल सा वर्ड यन चाहे तो यन लिख सकते हैं, एफ चाहे तो एफ लिख सकते हैं। तो एफ बराबर होता है 1/t, मतलब आवर्तकाल के व्युत्क्रम को हम लोग आवृत्त कहते हैं। आवर्तकाल जितना कम होगा, आवर्तकाल यानी
जितना कम होगा उतनी ही आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो भैया यहाँ पर यफ बराबर हो जाएगा 1 आवर्त काल हमारा दे रखा है 2 पाई यम वाई क्यू बी। तो यहाँ से यफ बराबर हमारा आ गया क्यू बी वाई 2 पाई यम, क्यू बी वाई 2 पाई यम आ गया। अब देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल ली, आवृत्ति निकाल ली। और यदि कहीं पर कह दिया जाए कुछ चीजें, और मैं इसे थोड़ा रफ करता हूं, इस फार्मूले से देखें थोड़ा हम, इस वाले R बराबर हमने निकाला यम वी वाई क्यू बी। यहां से क्या लग रहा है कि जो R है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V। तो मतलब जितनी ज्यादा R होगी, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ही ज्यादा हो जाएगा हमारा वेग। यदि हमारी त्रिज्या जो हो भाई डीज की त्रिज्या, क्योंकि डीज के बाहर तो जा नहीं सकता है, यदि डीज की त्रिज्या यदि आर हो, डीज की त्रिज्या कितनी हो, यदि आर हो, तो भैया अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, आर हो तो कण का अधिकतम वेग, कण का अधिकतम वेग क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा, v मैक्सिमम हो जाएगा हमारा क्या, क्यू वी आर, और यहां पर होगा हमारा कैपिटल आर। v मैक्सिमम हो जाएगा क्यू वी आर वाई एम। अच्छा ये मैंने कैसे निकाला, देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा यहां से निकाल देते हैं। r बराबर है और त्रिज्या क्या मानी मैंने, r मानी है, तो भैया इसे कैपिटल R लिख देंगे, और यम है, v है अपान क्यू वी है। अब हमें निकालना है क्या है, v का मान निकालना है। तो v बराबर vm को हम यम v को इधर ही रखेंगे, क्यू भी हमारा किस में है, भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर r क्यू बी आ गया। तो हमें निकालना है केवल v का मान, तो r क्यू वी वाई यम हो जाएगा, r क्यू वी वाई यम हो जाएगा। ये किसका भैया, ये कण की अधिकतम, ये जो कण जो होगा हमारा उसका अधिकतम वेग इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। जहां r क्या है हमारा, डीज की त्रिज्या है, जहां r क्या है, डीज की त्रिज्या, r बराबर डीज की त्रिज्या, डीज की त्रिज्या, और जो डीज की त्रिज्या है वो कण के पथ की अधिकतम त्रिज्या है, यानी इससे ज्यादा कण की त्रिज्या नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि डीज में सीमित जगह ही है। चलो यहां तक देखते हैं। अब ये तो हमें मिल गया क्या, डीज। अब मान लेते हैं जब हमने कण को छोड़ा है, जब हमने कण को छोड़ा है तो उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा दी है। तो मान लेते हैं कण को छोड़ते समय दी गई ऊर्जा, कण को छोड़ते समय दी गई ऊर्जा, मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूं, पूर्ण रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कण को छोड़ते समय दी गई ऊर्जा क्या होगी, भैया कण को या डीज को छोड़ते समय कण की त्रिज्या, जब ये हमारा कण जो है, कण की त्रिज्या नहीं कण की ऊर्जा लिखेंगे, कण की ऊर्जा जो कि है हमारी क्या, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। भैया गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो के बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर v हमारा क्या है, v जो है, क्योंकि भाई जब कण को हम छोड़ते ही जब हमारा परिधि पर आ जाता है, मतलब अधिकतम वेग दे देते हैं, उसके बाद ही हम कण को छोड़ते हैं। तो v बराबर जो अभी मैंने निकाला था, हमने क्या निकाला था, क्यू बी आर वाई यम निकाला था। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ v का मान, तो यहाँ पर k बराबर हो जाएगा 1/2 यम, और v की यहाँ पर रखेंगे क्यू बी आर वाई यम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा 1/2 यम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान हो जाएगा यम स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा,
तो K बराबर हमारा आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर वाई यम। ये क्या हो जाएगा हमारा कण का जो है अधिकतम, कण को छोड़ते समय दी गई अधिकतम ऊर्जा या कण की ऊर्जा साइक्लोट्रॉन को छोड़ते समय इतनी ऊर्जा हम लोग दे सकते हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं K बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर वाई 2m। ये इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपकी सही। ध्यान रखें, हम साइक्लोट्रॉन से किसी कण की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, वेग बढ़ा सकते हैं, परंतु इतना वेग नहीं कर सकते हैं, इतना वेग हम नहीं कर सकते हैं कि उसका वेग प्रकाश से अधिक हो जाए। चलो अब देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। तो इसे रफ करता हूं, एम्पियर का परिपथी नियम बैक करके स्क्रीनशॉट ले लें, विधिवत रूप से समझ लें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, हेडिंग डालेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। परिपथीय एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर जी ने बताया कि कोई ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, और इस बंद पृष्ठ में जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का इस परिपथ के अनुदिश, अनुदिश का मतलब लंबवत, लंबवत या इसका एरिया निकाल सकते हैं भाई, लंबाई को लेकर के, इसकी लंबाई को लेकर के। ये कोई तार है, तो किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ के अनुदिश उसका रेखीय समाकलन, उसका रेखीय समाकलन उस परिपथ के अंदर उपस्थित धारा के, भैया ये हमारा कोई बंद परिपथ हो गया, मैंने मान लिया ये यहाँ पर बंद परिपथ हो गया, ये हमारा क्या है, बंद परिपथ है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा B है, इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, B है। अब भैया इसके अनुदिश, अनुदिश मतलब ये होता है अनुदिश अनुदिश रेखीय समाकलन। भैया अनुदिश मतलब भैया रेखीय समाकलन, इस साइड से जिस साइड में मान लेते हैं धारा, अनुदिश का मतलब ये होता है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही। तो भैया मान लेते हैं क्योंकि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा ना, क्योंकि धारा की दिशा में हम क्या करते हैं, अंगूठे को कर दें, धारा की दिशा में अंगूठे को कर दें तो भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी ना, तो ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे। तो इस प्रकार होगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार भ्रमण करेगा, इस प्रकार गोले के रूप में, मतलब इस प्रकार होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। तो किसी बंद परिपथ के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, भैया अनुदिश, भैया ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो हमने क्या बताया है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मतलब इसकी पूर्ण लंबाई, लंबाई, इसका एरिया नहीं लेना है, लंबाई लेनी है, लंबाई लेनी है। किसी बंद परिपथ के अनुदिश उसका, उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ के भीतर उपस्थित धारा का μ0 गुना होता है। भैया इसमें धारा जो है I है। अब जो बताया गया है मैं समझता हूँ फिर एक बार, किसी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र, भैया चुंबकीय क्षेत्र मतलब B हो गया, चुंबकीय क्षेत्र मतलब B हो गया, और ये है हमारी सदिश। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश का मतलब समझ लो भैया, यहाँ पर धारा की, दाएं हाथ को उठाइए, धारा की दिशा में अंगूठा लगा दीजिए, हथेली के धक्का देने की दिशा बाहर की ओर है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस साइड में होगा, और ये भ्रमण करते हुए देखिए इस साइड में, यहाँ पर भीतर की ओर हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा इस प्रकार।
तो यहाँ से इसके अनुदिश दिशा के साथ साथ तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, तो मतलब डीएल, इसका होल इंटीग्रेशन जो होता है इस परिपथ में उपस्थित धारा क्या है, आई है, का म्यू नॉट गुना होता है। यही क्या है, एम्पियर जी का नियम है। यही क्या है, हमारे एम्पियर जी का नियम है या एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो मैंने क्या बताया, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ के अंदर उपस्थित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मैं यहां पर लिखता हूं, देखें यहां पर, किसी बंद परिपथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद परिपथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। पहले ये लिखेंगे, उसके पश्चात ये लिख लीजिएगा। ये हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब डालिएगा एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन हेडिंग, एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन डालेंगे हेडिंग। एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन, हाँ हेडिंग डालें, एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन। मैं इसे रफ कर देता हूं, दिखाई पड़ेगा, हाँ थोड़ा ऊपर लिखता हूं, इसको लिख लेंगे। अब डालेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन। कैसे निगमन किया जाएगा, अब भैया मान लेते हैं ये कोई हमारा तार है, इसकी लंबाई इन्फिनिटिव यानी अनंत है, इसकी लंबाई जो है अनंत है, और इस तार के चारों ओर का ये हमारा एक बंद पृष्ठ की मैं कल्पना कर देता हूँ। एक बंद पृष्ठ की मैंने क्या की, कल्पना कर दी। और इस बंद पृष्ठ में जो मान लेते हैं हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। इस बंद पृष्ठ के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, हमारा बी है। जब इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। एक अनंत लंबाई का तार जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई है। तो यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का तार एक चालक है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है। इस तार के चारों ओर मैं एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना, मैं एक बंद पृष्ठ की कल्पना करता हूं, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इस बंद पृष्ठ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी होगा। तो इस बंद पृष्ठ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। तो बी बराबर माना बंद पृष्ठ या चालक से लिख दें, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं, यहां पर कोई मान लेते हैं पी बिंदु है, यहां पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे, ठीक है, तब निकालेंगे। बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो हमने क्या किया, इसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी भैया। एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई है, उस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना
करनी है एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम का निगमन करना है, ये लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं, माना चालक से r दूरी पर उपस्थित कोई बिंदु P है, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, तो भैया B बराबर भैया ये वृत्त है। भाई हमने किसी भी तार के अनंत लंबाई का जो तार होता है उसके द्वारा मैंने बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो निकाला था वो क्या निकला था, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा निकला था म्यू नॉट बाई 2 पाई और इंटू आई बाई आर। ये हमारा निकला था फार्मूला किसके अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। ये बायो-सेवर्ट के नियमानुसार ये हमारा फार्मूला निकला था। अब हमें सिद्ध करना है कि इसका रेखीय समाकलन, इस फार्मूले का जो रेखीय समाकलन होगा वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका रेखीय समाकलन करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है भैया, लिख लेना, सिद्ध करना है इसका रेखीय समाकलन। भैया B का जो है रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का जो बराबर होगा म्यू नॉट बाई आई के, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, B का मान वैल्यू पुट करते हैं, B का मान हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने B का मान वैल्यू पुट किया तो देखिए B हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाएगा। B तो हमारा क्या है, कांस्टेंट ही है। तो B को हम लोग क्या करें, बाहर निकाल लेते हैं। B को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका रह गया, DL का रह गया और बराबर आना चाहिए म्यू नॉट आई आना चाहिए, ये हमारा आना चाहिए। तो B की जगह पर हम लोग रख देंगे ये मान, B की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर देखें 2B बराबर रखेंगे म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। और यहाँ पर इधर ये हमने DL का, भैया DL का इस पृष्ठ, भाई इस पूरे एरिया के कारण हमें निकालनी, इस पूरी परिधि के कारण हमें निकालना है। तो इसकी जो परिधि हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी, बराबर क्या है म्यू नॉट आई। हमें सिद्ध करना है, आर से आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट आई बराबर आ गया म्यू नॉट आई। अतः ये फार्मूला हमने सिद्ध कर दिया। हम ये कह सकते हैं जो होता है इंटीग्रेशन V DL जो होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है, B DL जो होता है हमारा म्यू नॉट आई के बराबर होता है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बताया, मैं ये भैया ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है। अब यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम कह रहा है, इसमें बंद पृष्ठ की कल्पना बहुत करनी जरूरी है, यानी कल्पना करनी जरूरी है। तो हमने क्या की, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसकी त्रिज्या क्या थी, R थी, तो हमने यहाँ पर बायो-सेवर्ट के नियमानुसार मैंने मान लिया इसके अंदर, इस पूर्ण परिपथ के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है भैया, किसी अनंत लंबाई के तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस फार्मूले के अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई आर मैंने बायो-सेवर्ट के नियम से निकाल लिया। अब एम्पियर का नियम कह रहा था इसका करो रेखीय समाकलन, तो मैंने भैया BDL यानी इसका रेखीय समाकलन किया जो कि आना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो B क्या था, हमारा कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया। और DL का करना था, हमें DL का करना था रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन मतलब ये जो है एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, B की जगह पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, DL का जब समाकलन करेंगे, भाई ये परिधि होती है, ये क्या है, वृत्त की परिधि है L। तो यहाँ पर 2 पाई आर और R से R कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, म्यू नॉट इंटू आई बराबर म्यू नॉट इंटू आई हमारा आ गया। और हमें सिद्ध यही करना था कि भैया BDL इंटू म्यू नॉट आई के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है।
आज की वीडियो यहीं तक रहेगी और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आपको नमस्कार। और मैं आपसे एक बात कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सर्च बार में जाएं और यूनिक ज्ञान एकेडमी को सर्च करें। या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक कार्य कर लें। नीचे देखिए लाल बटन दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उस पर धीरे से क्लिक कर दें, उसे लाल बटन को काला कर दीजिएगा और पास में एक घंटा आपको दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार का बेल आइकन दिखाई पड़ेगा। जब आप उसे दबाएंगे जिससे आपको आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आप विधिवत रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और सभी वीडियो एक क्रम से एक तरफ से देखना स्टार्ट करें। मेरा प्रॉमिस है आप अच्छा फ़ायदा पाएंगे। और जो स्टूडेंट हमारे पैड कोर्स का मतलब जो हमारे PDF नोट्स में हैं, जो PDF नोट्स प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा फायदा हुआ है। आप लोग चाहें तो PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने शर्त रखी है रेगुलर सब्सक्रिप्शन। रेगुलर सब्सक्रिप्शन में होगा क्या, यदि आप प्रत्येक वीडियो पर 40 मिनट तक विजिट करते हैं, प्रत्येक वीडियो पर 40 मिनट तक विजिट करते हैं, तो आपको रेगुलर सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा प्रत्येक वीडियो पर। यानी जो वीडियो पड़ी हैं, जो डाली जा रही हैं, जो पढ़ चुके हैं उस पर नहीं, जो डाली जा रही हैं नई, उन पर विजिट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आपको फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और यदि आप नहीं है रेगुलर सब्सक्रिप्शन में तो आपको इन दोनों नोट्सों का पे करना पड़ेगा 449 रुपीज़, यानी 449 रुपये। यदि आप एक नोट से लेना चाहते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का, तो आपको वो नोट्स पड़ेगा केवल 249 रुपये में। तो आपके पास अच्छा समय है, अच्छा मौका है, अच्छा ऑफर चल रहा है, तो आप खरीद सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।